हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा। आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7, भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यह इस चैप्टर का 8वां पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 7 पार्ट्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें। हम 7 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करवा चुके हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे हिम नदीय प्रक्रियाओं के बारे में। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ग्लेशियल प्रोसेस के बारे में कुछ टॉपिक्स को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सर्क क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ेंगे हॉर्न के बारे में, और हम पढ़ेंगे जो घाटी है, हिमनद घाटी के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए पहले हम जानते हैं कि हॉर्न किस तरह से बनते हैं। देखिए, हॉर्न को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको इसका पीछे का टॉपिक यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि सर्क होता क्या है। अगर आपको नहीं पता, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, तो आप उसे जाकर देखें, आपको वहाँ पर डीपली आपको पता चलेगा कि सर्क होता क्या है। चलिए फिर जानते हैं हम हॉर्न के बारे में। तो आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम के देखिए, इस वाले पार्ट को तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सर्क, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो चोटी देख रहे हो, इस चोटी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लैंडफॉर्म, ये जो लैंडफॉर्म है इसको हम बोलते हैं हॉर्न, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि हॉर्न ये बनते कैसे हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने के कारण वहाँ पर हॉर्न का निर्माण होता है। देखिए, यहाँ पर इस वाले लैंडफॉर्म के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। जब यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या होता है, इरोजन की एक्टिविटी होती है, यानी कि यहाँ पर जब अपर्दन बड़ी मात्रा में होता है तो अपर्दन हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर इस तरह की चोटियाँ बन जाती है। ठीक है, और इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हॉर्न कैसे बनते हैं, तो सिंपल सा आंसर ये होगा कि भाई देखिए, सर्क पर जब अपर्दन होता है, इरोजन होता है, तो उस इरोजन होने के कारण एक तरह का नया लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। और इसका जो शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है ऐसे, देखिए चोटी की तरह इसका शेप होता है यहाँ पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यदि 3 हिमनदों पर एक साथ अपर्दन की प्रक्रिया होती है तो ऐसी अवस्था में उनके तल पर एक साथ मिल जाएंगे, जिसके फलस्वरूप एक नुकीली चोटी का निर्माण होगा, उसे ही हॉर्न कहा जाता है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो सर्क है, सर्क पर क्या होता है, अपर्दन होने की स्थिति में हमारे क्या बनते हैं, इस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं, इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। लेकिन देखिए, इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनने के लिए हमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें क्या चाहिए, इरोजन चाहिए। क्या चाहिए, काफ़ी बड़ी मात्रा में इरोजन चाहिए। ठीक है, और अगर हम कहें कि भाई कितनी बड़ी मात्रा में इरोजन चाहिए, तो देखिए कम से कम नहीं तो 3 हिमनदों की अपर्दन की यानी इरोजन की एक्टिविटी अगर एक साथ होती है, तो ऐसी अवस्था के अंदर उनके जो तल है यानी कि उनके जो बेस है वो क्या हो जाएंगे, वो तीनों की तीनों बेस मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट होगा। देखिए, नया लैंडफॉर्म इस तरह की एक नई चोटी क्रिएट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, हॉर्न बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, जब भी क्या होता है, इरोजन होता है, अपर्दन होता है, तो फिर क्या होता है कि वो मतलब 2 या 3 तरह का, जैसे मैंने कहा कि जो हिमनद है, 3 तरह के हिमनदों का जो वेस्ट मटेरियल जब एक साथ आकर के इकट्ठा होगा, तो उसका क्या बनेगा, एक नई लैंडफॉर्म बनेगी। मान के चलिए कि यहाँ से बहुत सारा मलबा आया और यहाँ पर इकट्ठा होता चला गया। ठीक है, और इसका जो शेप बना, कुछ इस तरह की चोटी यहाँ पर नई बनी है ना, तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हम हॉर्न, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हॉर्न क्या होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सर्क पर अत्यधिक अपर्दन होने की स्थिति में सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इसका आकार आरी के आकार की तरह हो जाता है। देखिए, होता क्या है, अगर किसी भी
तरह की बॉडी होगी, मान के चलिए कि ये आपका पहाड़ है, ठीक है। जब इन पहाड़ पर अपरदन होगा, इरोजन होगा, तो इरोजन होने का मतलब क्या है कि इसका जो मलबा है वो यहाँ से बह करके कहीं और स्थानांतरित हो जाएगा, कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब ये मलबा यहाँ से इसका टूट के गिरेगा तो क्या होगा, ये और भी ज़्यादा संकुचित होता चला जाएगा। संकुचित बोले तो क्या, और भी ज़्यादा तंग होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जब सर्क पर, यानी कि जब सर्क पर क्या होता है, अपरदन की प्रक्रिया होती है, तो अपरदन यानी इरोजन हो जाने के कारण ये और भी ज़्यादा सिकुड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये और भी ज़्यादा सिकुड़ जाता है तो फिर एक तरह का नया तरह का एक लैंडफॉर्म आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, और उसका जो आकार होगा, उसका जो आकार किस तरह का होगा, वो आरी की तरह होगा, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, उस तरह के लैंडस्केप, उस तरह के लैंडफॉर्म को हम बोलते हैं अरेत बोलते हैं उसको, ठीक है। उस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, अरेत बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक तरह का लैंडफॉर्म देखने को मिला। देखिए ये जो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, अरेत बोलते हैं, ठीक है। पहले क्या था, पहले ये था सर्क था, यानी कि देखिए पहले ये क्या था, सर्क था। जब इसका क्या हुआ, इरोजन हुआ, तो इरोजन हो जाने के बाद ये कुछ इस तरह से ये सिकुड़ गया, इस तरह से संकुचित हो गया। तो इस तरह के जो नया जो ये जो लैंडफॉर्म जो क्रिएट हुआ, इस लैंडफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, अरेत बोलेंगे, ठीक है। तो फिर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हॉर्न किसे बोलते हैं, अरेत किसे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा हिमनद घाटी। समझते हैं कि देखिए आपका जो हिमनद घाटी है और जो नॉर्मल जो वैली होती है, वो अगर देखा जाए तो वो एक जैसी ही होती है, उनका जो शेप होता है वो एक जैसे ही होता है। जैसे कि आपने पिछला जो छठा चैप्टर आपने जो पढ़ा था, आपने घाटी के बारे में पढ़ा था, बस इसके अंदर क्या है, हिमनद घाटी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हिम का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। तो ये क्या है, बर्फ से ढकी हुई है आपको घाटियाँ देखने को मिलेंगी। तो इसका जो शेप कैसा होता है, तो देखिए हिमनद घाटियों का शेप होता है यू आकार का। जैसे कि आपके सामने ये एक इमेज है, तो ये क्या है, एक तरह की हिमनद घाटी है। अगर आप इसको देखोगे तो ये यू शेप का है। देखिए ये क्या है, ये पूरी तरह से ये यू शेप की घाटी है, ठीक है। तो जितनी भी आपको ये जो घाटियाँ देखने को मिलेंगी, इसका जो शेप होगा, चाहे वो हिमनद घाटी हो, चाहे वो नॉर्मल घाटियाँ हो, जैसे कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी घाटियाँ किस शेप की होती है, यू शेप की ही आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन घाटियों के तल चौड़े और किनारे चिकने और ढाल तीव्र होते हैं। देखिए अगर आप इन तरह की घाटियों के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, इनके गुणों की बात करोगे, तो देखिए ये जो घाटी होती है, ये घाटी देखिए तल क्या होता है, ये होता है तल। ये जो बेस होता है ना, इस बेस को हम क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। और इनके जो बेस यानी कि इनके जो तल होते हैं वो क्या होते हैं, आपको जैसे फोटो में देखने को मिल रहा होगा, इनके तल होते हैं काफ़ी चौड़े आपको देखने को मिलता है। और इनके ये जो ढाल होते हैं, ढाल क्या बोलते हैं, स्लोप। देखिए ये जो इनके जो स्लोप होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्लोप। इनके जो स्लोप होते हैं, ये स्लोप क्या होते हैं, काफ़ी तीव्र होते हैं, ठीक है। चलिए फिर इनके ढाल क्या होते हैं, काफ़ी तीव्र होते हैं, और इनके किनारे क्या होते हैं, काफ़ी चिकने होते हैं। घाटियों में मलबा बिखरा हुआ होता है और यह दलदली प्रकार का होता है। देखिए होता क्या है कि अगर हम इनके घाटियों की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अपरदन होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर घाटियों में काफ़ी मलबा बिखरा हुआ होता है। देखिए दलदली पार्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पर जल यानी कि जो वाटर है, वाटर जहाँ पर प्रेजेंस होगा, तो देखिए मिट्टी, ठीक है, जहाँ पर मिट्टी होगी और जहाँ पर पानी होगा, इन दोनों के मिश्रण के कारण वो जगह किस तरह की हो जाती है, वो दलदल प्रकार की जगह वो हो जाती है। तो देखा जाए तो जब यहाँ पर क्या है, हम इसको हिमनद घाटी बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जल की तो कोई कमी होगी नहीं, है ना। देखिए जब हम हिमनद घाटी की बात करते हैं तो पहाड़ों के ऊपर तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा स्थिति में होती है, लेकिन जब हम घाटियों की बात करते हैं तो घाटियों में आपको बर्फ़ और पानी दोनों ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब इन घाटियों के अंदर मलबा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर वाटर की भी प्रेजेंस है, जिसके कारण यहाँ का जो एरिया है वो किस प्रकार का होगा, वो दलदल के प्रकार का होगा। यहाँ पर मड एरिया आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा।
मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ आपको लटकती घाटियां देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनके अंदर आपको अलग प्रकार की भी घाटियां देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली भी हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए, बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्र का पानी भर जाता है। देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर समझिए गर्त क्या होता है। ठीक है, गर्त का यहाँ पर मीनिंग होते हैं गड्ढे। ठीक है, सॉरी, गड्ढे। गर्त को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में हम इसको गड्ढे बोलते हैं। तो देखिए, जब बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्र का पानी भर जाता है तथा जो समुद्री तट रेखा पर होती है उन्हें हम फ्योर्ड बोलते हैं। देखिए, इसका यहाँ पर आपको एक इमेज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये सारे बहुत सारे आपको यहाँ पर पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस पहाड़ों के सामने ये जस्ट क्या है, ये क्या है, इस तरह के ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये वाला, ये क्या बहुत बड़ा गड्ढा है। इस गड्ढे को हम शुद्ध हिंदी में ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं गर्त बोलते हैं। ठीक है, तो फिर होता क्या, देखिए आपके सामने ये जो लैंडफॉर्म आपको ये जो देखने को मिल रहा है, इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्योर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, इस इमेज को हम क्या बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। देखिए, पहली बात क्या है कि यहाँ पर क्या है, आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन पहाड़ों के जो बीच में ये जो आपको जो स्पेस देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में गर्त बोलते हैं। इन गर्तों के अंदर ये जो पानी जो आप देखने को मिल रहा है, ये पानी होता है, समुद्र का पानी होता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको लैंडफॉर्म क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं फ्योर्ड बोलते हैं। इसके देखिए 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, कि पहली बात तो ये जो हिमनद गर्त होता है, इसके अंदर क्या होता है, समुद्र का पानी भर जाता है। ठीक है, और ये जो एरिया होता है, ये एरिया समुद्र तट रेखा के पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं। तो फ्योर्ड की 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, पहले तो ये जो गड्ढे हैं, ठीक है, जिनको हम गर्त बोलते हैं, इन गर्तों के अंदर क्या है, समुद्र का पानी है। ठीक है, ये जो पानी देख रहे हैं, कोई नॉर्मल, ये कोई नदी का पानी नहीं है, बल्कि क्या है, ये समुद्र का पानी है। और जिसकी वजह से ये जो एरिया होता है, एरिया किसके पास होता है, ये समुद्र तट रेखा के पास होता है। ठीक है, यानी कि इसके आसपास रेखा हो गई, मतलब तट रेखा हो गई, बीचेस होंगे, चाहे वो 2 किलोमीटर की दूरी पे हो, चाहे वो 4 किलोमीटर की दूरी पे हो, लेकिन ये जरूर समुद्र रेखा के बिल्कुल पास में ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फ्योर्ड बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं निक्षेपित स्थल रूप, यानी कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अब देखिए यहाँ पर ये निक्षेपित का आप यानी कि डिपोजिशन का आप यहाँ पर मतलब समझिए। डिपोजिशन का मतलब क्या है कि जो हमारे जो हिमनद है, हमारे जो ग्लेशियल है, उस ग्लेशियल या फिर ग्लेशियर से जो मटेरियल जो अपर्दन के रूप में आता है, जो कि एक अपर्दन के रूप में जहाँ पे ये डिपॉजिट होता है, यानी कि जहाँ पर इस पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ऐसे लैंडफॉर्म को, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपित बोलते हैं। ठीक है, निक्षेपित स्थल रूप बोलते हैं। अब देखिए निक्षेपित स्थल रूप यानी कि डिपोजिशन लैंडफॉर्म में होता क्या है, हिमनदों के पिघलने से पदार्थों के अपर्दन की प्रक्रिया भी शुरू होती है। देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि जहाँ पर आपने ग्लेशियर जरूर देखे होंगे, मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई इमेज होगी तो, नहीं अभी तो इमेज नहीं है। ठीक है, देखिए होता क्या कि आपने ग्लेशियर के पार्ट देखे होंगे, जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ के पिघलने के कारण से वहाँ पर पानी का आदान प्रदान नहीं होता, पानी ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, बल्कि पानी के साथ साथ जो छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं, जैसे जो छोटे छोटे जो कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए, छोटी छोटी चट्टानें हो गई, उनका भी साथ में क्या होता है, अपर्दन होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ पानी ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ये गलत है। देखिए पानी के साथ साथ जब पानी मेल्ट होगा तो पानी के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो हिमनदों के पिघलने से क्या होता है, पदार्थों का क्या होता है, अपर्दन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हिमनदों में निक्षेपित होने वाले ज़्यादातर पदार्थ कैसे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तथा नुकीली चट्टान वाले होते हैं। ठीक है,
हिमनदों के पिघलने के कारण सरिताओं का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी भी आपको ये जो नदियाँ देखने को मिलती है, चाहे वो हमारी गंगा नदी हो गई, चाहे सतलज हो गई, चाहे रावी नदी हो, जितनी भी नदी होगी, इन सब का जो निर्माण होता है वो किसी न किसी हिमनद से होता है। ठीक है, यानी कि भाई देखिए जितनी भी हमारी नदियाँ आज जो प्रेजेंट टाइम में जो फ्लो कर रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिमनद से निकलते हैं, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से ही सबसे पहले छोटी छोटी सरिताएं बनती हैं। जब ये सरिताएं आपस में मिल जाती है, जैसे कि 4-5 छोटी छोटी सरिताएं जब मिलती हैं तो इनके मिलने के कारण एक बड़ी नदी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इन सरिताओं के माध्यम से भी पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसे निक्षेप को हिमानीद्योत बोलते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पर हम अभी नदी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा जब सरिताएं, 2 सरिताएं या 4 सरिताएं जब मिलते तब एक नदी बनती है। ठीक है, अब देखिए है क्या, जब सरिताओं के अंदर पानी की जो क्वांटिटी होगी वो कम देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जब पानी की शक्ति कम है तो यहाँ पर जो पदार्थों का जो निक्षेपण होगा, ठीक है, निक्षेपण का मतलब आपको मालूम है ना, निक्षेपण का मतलब होता है वस्तुओं को किसी जगह पर डंप करना, किसी जगह पर छोड़ना, उसको हम बोलते हैं निक्षेपण, यानी कि डिपॉजिट बोलते हैं हम उसको। तो ये जो सरिताएं होती हैं इनके अंदर पानी की क्वांटिटी कम होती है, जिसके कारण ये अपर्दन में क्या करती है, कम करती है, लेकिन हाँ करती जरूर है ये अपर्दन। ठीक है, तो जब ये पदार्थों का क्या करती है, निक्षेपण करती है, उनको डिपॉजिट करती हैं, तो ऐसे निक्षेप को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हिमानीद्योत, यानी कि हम इसको आउटवॉश बोलते हैं इंग्लिश में। फिर से सुन लीजिए, जब सरिताएं, जब छोटी छोटी ये जो सरिताएं होती हैं, छोटी छोटी ये जो नदियां होती हैं, क्या करती हैं, जब ये पदार्थों का निक्षेपण करती है, यानी पदार्थों को एक जगह पे डंप करना शुरू कर देती हैं, तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, आउटवॉश बोलते हैं, यानी कि हिमानीद्योत हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हिमोड। तो देखिए अब जो आपको जितने भी आपको ये जो टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि हिमोड हो गया, एस्कर हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, ड्रमलिन्स हो गए, तो देखिए ये सारे के सारे ये जो लैंड फॉर्म है, ये लैंड फॉर्म बनेंगे किससे, तो ये बनेंगे हमारे निक्षेपित स्थल रूप होंगे हमारे, यानी कि हम उन स्थल रूपों की बात कर रहे हैं जो किससे बने हैं, जो नदी द्वारा एक जो वस्तुओं या पदार्थों का जिनका निक्षेपण किया गया है, जिनका डिपॉजिट कर दिया गया है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा हिमोड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोरेंस, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो फिर चलिए समझते हैं कि मोरेंस होता क्या है। तो देखिए हिमोड हिमनद टिल के जमाव की लंबी कटके हैं। अब यहाँ पर समझिए ये हिमनद टिल क्या होता है और ये कटके क्या होता है। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं हिमनद टिल को। ग्लेशियर टिल इज द सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय अ ग्लेशियर। यहाँ पर देखिए जो हमारा जो हिमनद टिल है ये होता क्या है, तो देखिए हिमनद टिल होता है जो हमारा जो ग्लेशियल होता है, आप समझते हैं ना कि ग्लेशियल क्या होता है, जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो हमारा जो ग्लेशियल टिल है ये बना किससे होता है, ये सेडिमेंट से बना हुआ होता है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए मान के चलिए पहाड़ है, ठीक है, अब पहाड़ों के अंदर क्या होता है, हमें अपर्दन देखने को मिलते हैं, अपर्दन बोले तो हमें इरोजन देखने को मिलते हैं, और ये इरोजन के अंदर हमें छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ठीक है, जो हमारे जो छोटे छोटे कण होते हैं और छोटे छोटे जो हमारे जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या कि ग्लेशियर के द्वारा जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया जाता है तो ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हिमनद टिल, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियल टिल। ठीक है, तो भाई हिमनद टिल क्या है, ग्लेशियल टिल इज द सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय अ ग्लेशियर, यानी कि हिमनदों के द्वारा जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जो जमाव होता है उसको हम बोलते हैं हिमनद टिल बोलते हैं। चलिए जी, इतना तो क्लियर होगा कि भाई हिमनद टिल क्या होता है। अब यहाँ पर समझिए कि ये कटके क्या होते हैं, लंबी लंबी कटके ये होती क्या है।
चलिए, और रिजिस, और चलिए ये जो कटक होते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिजिस, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। ओके, आर रिजिस और अ माउंटेन रिज इज अ जोग्राफिकल फीचर consisting of a chain of mountain or hills that from a continuous elevated crest for an extended distance। ठीक है, देखिए ये जो हमारे जो कटके होती है, ये जो हमारे जो पहाड़ होते हैं ना, जैसे कि ये देखिए ये हमारे जो पहाड़ है, ये पहाड़ क्या, ये कॉन्टिन्यूसली लिंक्ड है, ठीक है। तो रिजिस यानी कटके क्या होती है, जब एक पहाड़ की जो पूरी जो चैन होती है, जैसे कि मैंने आपके सामने एक गंदा सा पहाड़ बना रखा है, इसकी ये जो चैन है, देखिए ये पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी चैन को हम क्या बोलते हैं, इसी चैन को हम कटक बोलते हैं या फिर रिजिस हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई कटक क्या होती है, तो कटक क्या होती है, एक पहाड़ की जो एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी चैन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कटक बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बता दिया कि भाई हिमनद टिल क्या होता है या फिर कटक क्या होता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हिमोड़ क्या है, ये है हिमनद टिल के जमाव की लंबी कटके हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि हिमनद टिल क्या होता है, जो हमारे जो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर का जो जमाव होता है उसको हम बोलते हैं हिमनद टिल, और जो कटके क्या होती है कि एक लंबी चैन होती है पहाड़ों की, उसको हम बोलते हैं लंबी कटके, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हिमोड़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है। चलिए फिर इसको डीपली में समझते हैं। चलिए, अंतस्थ हिमोड़ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल मोरेंस, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं, हिमनद टिल के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं, ठीक है। देखिए इसका जो एंड का ये जो पार्ट है अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब क्या होता है कि सबसे खत्म होने वाला पार्ट, यानी कि सबसे एंड का पार्ट। अब ये जो अंतस्थ हिमोड़ क्या है, ठीक है, हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटकी। देखिए मान के चलिए जो मुख्य जो हिमनद है वो ये वाला पहाड़ है, ठीक है। अब ये अंतस्थ हिमोड़ हम किसको बोलेंगे, जो इसकी जो सबसे एंड की जो श्रृंखला होगी, मान के चलिए एंड का पहाड़ क्या है, ये वाला एंड का पहाड़ है। ये एंड का पहाड़ किससे बना होगा, ये बना होगा मलबे से बना होगा। देखिए जितने भी पहाड़ है वो सारे पहाड़ किससे बने होते हैं, मलबे से ही बने होते हैं, ठीक है। तो हिमोड़ का जो इसके जो मुख्य पर्वत है, इसका जो सबसे एंड वाला पार्ट है, इसके एंड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ हिमोड़ बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक बेसिक सी चीज़ को समझिए, हमारे जितने भी हमारे पहाड़ देखने को मिलेंगे वो सारे पहाड़ किससे बने होंगे, हमारे मलबे के निक्षेप से बने होंगे। हमारे जो सेडिमेंट्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी जो चट्टानें होते हैं वो मलबों का ढेर ही पहाड़ होता है, ठीक है। और कटके तो आपको मालूम है क्या होती है, कटके कटके होती है पहाड़ों की जो चेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कटक, हम इसको वहाँ पर बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाई अंतस्थ हिमोड़ क्या होता है, जिसको हम अंग्रेजी में टर्मिनल मोरेंस बोलते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं पार्श्विक हिमोड़ के बारे में। पार्श्विक हिमोड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं लैटरल मोरेंस, ठीक है। अब ये पार्श्विक हिमोड़ क्या होता है, हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होती है। देखिए जो हमारी जो हिमनद घाटी है, ठीक है, हिमनद घाटी के एकदम जस्ट समानांतर, ठीक है, बिल्कुल एकदम पैरेलल रूप से जो जितने भी जो हमारे जो पहाड़ जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्श्विक हिमोड़, हम इसको बोलते हैं, यानी कि लैटरल मोरेंस हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण करते हैं। देखिए पहले हमने पढ़ा था अंतस्थ हिमोड़ के बारे में, फिर हमने पढ़ा पार्श्विक हिमोड़ के बारे में। जब अंतस्थ हिमोड़ और पार्श्विक हिमोड़ दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक नए प्रकार का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, जिसकी आकृति कैसी होती है, उसकी होती है अर्धचंद्राकार आकृति होती है, ठीक है। जब अंतस्थ हिमोड़ और पार्श्विक हिमोड़ जब दोनों एक साथ एक जगह पर मिलते हैं तो वहाँ पर एक तरह की नई आकृति बनती है, जिसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है, चंद्राकार होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल को एक परत के रूप में अव्यवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर, देखिए होता क्या है, मान के चलिए एक ये हिमनद है, ठीक है,
पार्ट 1 है ये, और बाकी के 2 है, 3 है, 4 है। देखिए होता क्या कि जब एक हिमनद बड़ी तेजी से अनएक्सपेक्टेड रूप से जब वो बहुत ज़्यादा तेजी से पिघल जाता है, जब एक पार्ट बहुत ज़्यादा तेजी से पिघलेगा तो इसकी जो बाकी के जो पार्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से वो अव्यवस्थित हो जाएंगे, वो अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, है ना। ठीक है, तो कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टिल क्या हो जाते हैं, एक परत के रूप में अव्यवस्थित ये हो जाते हैं। ऐसी अव्यवस्थित व भिन्न मोटाई के निक्षेप तलीय या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल से समझिए, मान के चलिए ये एक हिमनद है, ये एक पहाड़ है, ठीक है। जब ये पहाड़ क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड रूप से जब पिघल जाएगा, तब अगर हम इसके तल की बात करें तो ये जो तल होंगे, जो बेस होगा, ये बेस क्या होगा, ये अव्यवस्थित रूप से हो जाएगा। इसका मतलब ये है कहीं पर ये मोटा हो जाएगा तो कहीं पर ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की ये जो स्थलाकृति होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड हिमोड़ हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। हिंदी में तो इसको क्या बोलते हैं, निक्षेप तलीय या तलस्थ बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको ग्राउंड बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि भाई एस्कर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पीछे का टॉपिक अगर आपको समझ में ना आए तो फिर आप मुझे फिर से बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, एक नई वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। यहाँ पर समझते हैं एस्कर को। एस्कर क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के शुरू होते ही हिमनदों में बर्फ पिघलने लगती है जिससे तल किनारों या रिस्का या बर्फ के छेदों से बहता है। देखिए सिंपल सी बात है कि जब गर्मियाँ जब शुरू होती है, ये हमारा क्या है, ये मान के चलिए ये हमारा है ग्लेशियर, ठीक है। जब गर्मियाँ शुरू होती है तो गर्मी शुरू हो जाने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ के पिघलने से क्या होगा, बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पर क्या होगा, वाटर फ्लो होगा। अब ये जो पानी जो बहेगा, पानी किस तरह से बह सकता है, या तो वो बर्फ़ के ऊपर पानी बहेगा, या फिर वो पानी बहेगा जल के किनारों में से बहेगा, या फिर बर्फ़ के अंदर छोटी छोटी छेदें बन जाएंगी, है ना। तो इस तरह से वाटर आपका फ्लो करेगा। अब देखिए होगा क्या, यह जल हिमनद के नीचे इकट्ठा होकर बर्फ के नीचे से धारा के रूप में प्रवाहित होता है। देखिए आपने हिमनदों के अंदर आपने ग्लेशियर की कुछ फोटोज या फिर आपने डिस्कवरी चैनल पे आपने देखा होगा कि जो बर्फ के अंदर ही बहुत सारी आपको छोटी छोटी नदियाँ आपको देखने को मिल जाती है। होता क्या कि मान के चलिए ऊपर तो ये तो बर्फ है, ठीक है। जब टेम्परेचर धीरे धीरे करके जब बढ़ता है तो बर्फ ऊपर से नहीं पिघलती है, बल्कि बर्फ नीचे से क्या होती है, मेल्ट डाउन होना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक ऊपर से तो आपको एक बर्फ की एक मोटी लेयर देखने को मिल सकती है, लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा, वहां पर एक छोटी सी एक नदी या फिर एक छोटी सी सरिता, एक छोटी सी वाटर बॉडी वहां पर देखने को मिल जाती है। यानी कि इसका जो शेप कैसा होगा कि ऊपर तो रहेगा सॉलिड, ऊपर कैसा रहेगा, सॉलिड, यानी कि ऊपर रहेगी बर्फ, मोटी बर्फ होगी, और नीचे क्या होता है, नीचे बहता है पानी, ठीक है। चलिए फिर इस जलधारा में कई चट्टानें अपरदित होकर हिमनद के नीचे एकत्रित हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है कि गर्मी आई हुई है, बर्फ यहाँ पे पिघल रही है, लेकिन बर्फ क्या हो रही है, बर्फ ऊपर से नहीं पिघल रही है, बर्फ नीचे से पिघल रही है, ठीक है। जिसकी वजह से नीचे तो है लिक्विड और ऊपर से है सॉलिड, ठीक है। एंड देन हो क्या रहा है, जब पानी यहाँ पर बह रहा है तो पानी के साथ साथ छोटी छोटी क्या होंगी, चट्टानें भी बहेंगी, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर बहेंगे, और वो सारे पत्थर बह करके एक जगह पर आकर के क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, है ना। हिमनद के नीचे वो सारे पत्थर क्या हो जाएंगे, एक तरफ एकत्रित हो जाएंगे। अब देखिए अब होगा क्या, बर्फ के पिघलने के बाद वक्राकार कटक के रूप में यह देखने को मिलती है। अब देखिए अब हुआ क्या कि इसके नीचे पानी बह रहा था, ऊपर क्या थी, बर्फ थी। अब ये पानी अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ और पत्थरों को लेकर के जा रहा था। मान के चलिए यहाँ पर ये जो कंकड़ पत्थर ये सारे के सारे आकर के इकट्ठे हो गए, है ना। अब देखिए यहाँ पर जब ये और भी जब गर्मी बढ़ती है और टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ता है, जब ये पूरा पार्ट ही क्या हो जाता है, मेल्ट डाउन हो जाता है, ये पूरा पार्ट ही मेल्ट डाउन हो जाता है,
तब फिर आपको एक तरह के एक तरह के कटक आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये जो कंकड़ पत्थरों से, ये जो यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर जो आपको जो सबमिट हुए थे, जो डिपॉजिट किए गए थे, अब जब पूरी तरीके से जब ये पानी बह जाएगा और ये पूरी तरह से जो बर्फ है पिघल जाएगी, अब आपको यहाँ पर एक नया तरह का लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और ये जो लैंडफॉर्म होगा ये किस आकार का होगा, तो भाई देखिए ये होगा वक्राकार होगा, ठीक है। और इस तरह के लैंडफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एस्कर, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। देखिए आपके सामने ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज क्या है, ये है एस्कर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको यहाँ पर बोलते हैं एस्कर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ड्रमलिन्स देखते हैं भाई, जानते हैं कि ड्रमलिन्स क्या होते हैं। ड्रमलिन एक तरह का कटक है जिसका आकार अंडाकार है तथा यह रेत और बजरी के ढेर से बना है। आप देखिए, आपने एक चीज को आप समझ लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं निक्षेपित, यानी कि जो डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म है हम उसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब भाई डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, आप अगर बेसिक चीज को नहीं समझोगे तो आप इन सारे के सारी चीजों को आप याद भी नहीं कर पाओगे। डिपोजिशन का काम है कि पानी, मान के चलिए ये पानी है, ठीक है, यह है एक नदी, ये नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ और पत्थर को लेकर के आ रही है और इसने यहाँ पर जाकर के छोड़ दिए। अब यहाँ पर किसी भी तरह का एक नया लैंडफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो नए जो लैंडफॉर्म बनेंगे इन सबका हम अलग अलग नाम से हम जानते हैं, जैसे हमने एस्कर पढ़ा था अभी, ठीक है। और एस्कर से पहले भी हमने यहाँ पर क्या पढ़े थे, हमने एस्कर से पहले हमने इसको पढ़ा था, हमने हिमोड़ पढ़ा था, है ना। तो इसका आपको बहुत सारे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, बस आप बेसिक से समझ लीजिए कि बेसिक चीज़ क्या है। अब देखिए ये जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन में क्या है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कटक है जिसका शेप कैसा है, जिसका शेप है अंडाकार। और ये बना किसे, ये रेत से बने हुए हैं और ये बजरी से बने हुए हैं, ठीक है। रेत और बजरी का क्या ये ढेर है। ड्रमलिन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह के प्रवाह की दिशा के समानांतर है। देखिए मान के चलिए, अगर बर्फ जो हिमनद का जो प्रवाह, जो हिमनद का प्रवाह मान के चलिए इस तरफ का है, ठीक है, तो फिर जो ड्रमलिन्स भी जो बनेंगे, जो ड्रमलिन्स का भी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बिल्कुल हिमनदों के पैरेलल ही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी हिमनद भी कुछ इसी तरह के डायरेक्शन में होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो ड्रमलिन्स होते हैं ये 1 किलोमीटर तक लंबे हो सकते हैं और इनकी जो ऊंचाई हो सकती है वो 30 मीटर तक इनकी हाइट इनकी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भरी चट्टानी मलबे के बढ़ने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। तो देखिए ड्रमलिन भी कुछ इसी तरह से बनते हैं, जो हिमनदों के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती हैं, उनके अंदर क्या भर जाते हैं, उनके अंदर जब चट्टानी मलबे भर जाते हैं, ठीक है, तो उनके भरने के कारण एक नया तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको ड्रमलिन बोलते हैं। तो फिर आज की वीडियो आपको यहाँ पर कैसी लगी है, अगर आपको कुछ टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं फिर से दोबारा से एक नई वीडियो मैं यहाँ पर आपको बनाऊँगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तरंगे व धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सभी वीडियोस को आप टाइम टू टाइम देख सके उसके लिए करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।